हेलो गाइस, दिस इज प्रीति। शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज हम स्टडी करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। CSIR नेट की बात करी जाए टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते हैं, या फिर बोल सकते हो इस चैप्टर में से बनते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सारे हम डिटेल में कवर करेंगे। इनको इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इनकी पोजिशन को देखते हुए। आप यहाँ पे देख सकते हो इनर ट्रांजिशन मेटल या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे थर्ड ग्रुप में यट्रियम के बाद प्रेजेंट होते हैं। इनर ट्रांजिशन मेटल को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लेंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स। लेंथेनाइट्स एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एंड एक्टेनाइट्स एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 तक यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनर ट्रांजिशन मेटल्स इसीलिए बोलते हैं हम इनको। मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लेंथेनाइट्स के ऊपर पूछा जाता है, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि लेंथेनम लेंथेनाइट्स में कंसीडर नहीं होता है, वैसे ही एक्टिनम भी एक्टेनाइट्स में कंसीडर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट टास्क क्या होगा, जब भी आपको इनर ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में पढ़ना है तो फर्स्ट टास्क आपका होना चाहिए एटॉमिक नंबर याद करने हो। अगर इनके नाम याद नहीं हो रहे इट्स ओके, बट आपको ये इनके सिंबल्स एंड एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं या फिर एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप तभी लिख पाओगे जब आपको एटॉमिक नंबर पता होगा। यहाँ पे मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांजिशन के ऊपर, FF ट्रांजिशन या फिर DF ट्रांजिशन के ऊपर, कलर्स के ऊपर, जो सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर जो आपको एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, हाँ, शुरू करते हैं लेंथेनाइट्स के साथ। लेंथेनाइट्स के पास 3 आउटमोस्ट शेल्स इनकम्प्लीट प्रेजेंट होते हैं। दे आर नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। लेंथेनाइट्स क्या होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब इनके जो 3 आउटमोस्ट शेल हैं इनकम्प्लीट है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक होता है N शेल्स को हम अल्टीमेट शेल बोलेंगे, N-1 को पेनल्टीमेट शेल बोलेंगे, N-2 को एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलेंगे। ये नाम याद रखने के लिए क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटी पेनल्टीमेट शेल में कोई भी एलिमेंट दिया हुआ होगा, उसके एंटी पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लिखेंगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके आउटरमोस्ट जो शेल होते हैं, जो इनकम्प्लीट शेल हैं, ये कौन कौन से हैं? 4F, 5D एंड 6S। ठीक है, 6S ये आ गया आपके पास N, और जिसको अल्टीमेट शेल भी बोलेंगे। 5D यहाँ पे 5 है तो N-1 लिख सकते हो, यहाँ पे पेनल्टीमेट शेल बोलेंगे। 4F N-2 लिख सकते हो, 4 की जगह पे। N की वैल्यू क्या है? 6 है। N-1 और 5 आ गया, N-2 4 आ जाएगा। ठीक है, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख ली। अब यहाँ पे जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं। जर्नल ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनाइट्स की +3 आती है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। कहाँ कहाँ शो करते हैं? जब हम एटॉमिक नंबर देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स होंगे लेंथेनाइट्स के, एंड 14 ही एलिमेंट होंगे एक्टिनाइट्स के। ठीक है, हमने यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये गलती नहीं करनी है। लेंथेनम लेंथेनाइट्स में कंसीडर नहीं होता है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा एंड सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रैम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेंथेनम के साथ शुरू करते हैं। La, एटॉमिक नंबर आ गया आपके पास 57। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटमोस्ट शेल आ गए 4F, 5D एंड 6S। ठीक है, अब यहाँ पे जीनोन होगा, एटॉमिक नंबर 54 के बाद 57, 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब देखो लेंथेनाइट के केस में सारे ही 6s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, 6s में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, फिल कर दिए। उसके बाद अब हमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। लेंथेनम के केस में जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो D ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, F0 आता है। F0, F7 एंड F40, 0 filled, half filled and
फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो यहाँ पे लेंथेनम के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स हम लेंथेनम को लेंथेनाइट में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। एटॉमिक नंबर 58 आ गया। सो सबसे पहले तो आप ज़ीनोन लिखोगे, यहाँ पे 54 आ जाएगा। उसके बाद आउटरमोस्ट जो भी ऑर्बिटल्स हैं वो लिख लो। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दोगे। सीरियम में 5d में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब देखो d में हमने जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा था, या तो 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है। सो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f ऑर्बिटल में आएगा। एक्चुअल में इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल हो जाती है। ठीक है, इक्वल हो जाती है। सो जो इलेक्ट्रॉन है 5d1 के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f ऑर्बिटल में फिल होता है। सो सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगी। अब इसके बाद जो मेन बात आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए ध्यान रखनी है कि D1 कहाँ पे है। ठीक है, सो एक लेंथेनम के केस में D1 है, एक सीरियम के केस में D1 है। उसके बाद आपके पास D1 दिख रहा है GD के केस में, गैडोलिनियम के केस में। ठीक है, इसके बाद ल्यूटेटियम के केस में आपको D1 दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें D1 क्यों दिख रहा है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो। सो बाकी तो अब यहाँ पे D1 किसी में भी नहीं आएगा। सो टोटल इलेक्ट्रॉन आप इजीली फिल कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली लिख सकते हो। अब गैडोलियम के केस में, GD के केस में एटॉमिक नंबर आ रहा है 64 माइनस 54, 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं आपको। सो यहाँ पे देखो 4f 5d एंड 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो। ठीक है, उसके बाद अगर आप D0 रखते हो और 4f में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। हमें पता है कि f7 हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे ट्रिक करके याद रख सकते हो कि 7 होगी यहाँ पे तो ज़्यादा स्टेबल होगी। सो यहाँ पे 4f7 आ जाएगा एंड 5d में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, उसके बाद ल्यूटेटियम की बात करें, सो एटॉमिक नंबर 71 है। ठीक है, टोटल हमें 71 से 54 सब्ट्रैक्ट करो, 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं यहाँ पे। ठीक है, सो 4f आ गया, 5d आ गया एंड 6s आ गया। अब 6s में अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे, उसके बाद अगर d में आप 1 इलेक्ट्रॉन लिख देते हो, d में अगर आप 0 रहने देते हो, क्योंकि मैक्सिमम d में आपके पास 0 ही है। अगर यहाँ पे 0 रहने देते हो तब तो यहाँ पे आपको 17 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे? यहाँ पे तो 7 ही ऑर्बिटल होंगे, तो टोटल 14 ही इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे। सो 14, 15, 16, सो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा? अब d ऑर्बिटल में आ जाएगा। ठीक है, सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ल्यूटेटियम के केस में फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए F14 के लिए D1 में इलेक्ट्रॉन डालना ही पड़ेगा। गैडोलियम के केस में F7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें बनानी है तो इसमें भी D1 डालना पड़ेगा। लेंथेनम के केस में भी D1 इलेक्ट्रॉन होगा, D ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और एक आपको सीरियम याद रखना है। ठीक है, सो आई होप अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली लिख सकते हो। सो बाकी तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे 63 लिखनी है हमें, EU एटॉमिक नंबर 63 है। सो 63 में 54 हम लेस कर देंगे और आपको 4f ऑर्बिटल में एंड 6s ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए और इसके बाद हमें 54 सब्ट्रैक्ट कर 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। सो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ ओरिएंटेशन के ऊपर पूछा जा सकता है कि 4f ऑर्बिटल में नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस कितनी है। सो इसके लिए फॉर्मूला लगता है 2l + 1। l की वैल्यू f सब शेल के लिए 3 होगी, 0, 1, 2, 3, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3 होती है। सो 2 × 3 + 1 7। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आ गई आपके पास 7। सो ml की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 7 ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, ml की वैल्यूज़ 0, +1, -1, +2, -2, +3 एंड -3 आ जाएंगी। रेडियल नोड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रेडियल नोड्स के लिए फॉर्मूला n - l - 1 होगा। n की वैल्यू
4 है, L की वैल्यू 3 है, -1, सुनिए रेडियल नोड्स आगे 0, एंगुलर नोड्स L की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो एंगुलर नोड्स आ गए आपके पास 3, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ गई 4f ऑर्बिटल में 0 + 3 नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनॉइड के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, ठीक है। सारे ही लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। कुछ एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये चार्ट आप देख सकते हो कौन सा एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब यहाँ पे जो मेन बात आपको याद रखनी है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से एलिमेंट शो कर सकते हैं एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से एलिमेंट शो कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो EU एंड SM ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा शो करेगा एंड TM Y भी, ये दोनों भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। सीरियम बेसिकली जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं से पूछा जाता है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब इनको याद कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो EU एटॉमिक नंबर 63, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सो 4f 5d 6s 9 इलेक्ट्रॉन्स आपको फिल करने हैं। 6s में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, उसके बाद 4f में 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे और यहाँ पे 5d 0 होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। EU2 पॉजिटिव के केस में अब देखो 4f7 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 4f7, सो इसीलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। और वैसे ही अगर हम YB की बात करें, सो YB इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4f14 5d0 एंड 6s2। यहाँ पे YB +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4f14 ये आ रही है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, दैट मीन्स YB आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। सो याद कैसे रखोगे, अब YB और EU का तो आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इससे ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा, EU के ऊपर वाला एलिमेंट समेरियम एंड YB के ऊपर वाला एलिमेंट, ये दोनों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। और अगर हम सीरियम की बात करें, सो सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख के देख लो। सीरियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f1 5d1 6s2 आती है, तो सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे 4f0 आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सो इसीलिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। सो अगर हम देखो अब लेंथेनॉइड की केस में हर एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा, ठीक है। सो EU +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जिसकी वजह से 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। अब अगर इसको EU +3 में जाना होगा तो +3 में कैसे जाएगा ये, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है दैट मीन्स दिस इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अगर हम सीरियम 4 पॉजिटिव को ले लेते हैं, सो ये 3 पॉजिटिव में कैसे जाएगा, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो या फिर आप क्या बोल सकते हो, ये क्या है, ऑक्सीडेंट है, और ये क्या है, रिडक्टेंट है, ठीक है। सो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, कि कौन कौन से एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं और कौन कौन से एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो
पीरियोडिक टेबल में हमें पता है जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होता है। लेंथेनॉइड के केस में भी जब हम लेंथेनॉइड सीरीज की तरफ जा रहे हैं, LA से LU की तरफ जब जा रहे हैं, तो आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा है, एंड द स्टडी डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई ऑल अलोंग द सीरीज अमाउंटिंग इन ऑल 0.22 एंगस्ट्रॉम इज कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो आप देख सकते हो ये डाटा मैंने इकट्ठा किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आयनिक रेडियाई LA 3 पॉजिटिव के केस में 1.15 है, एंड LU 3 पॉजिटिव के केस में 0.93 होगा। ये टोटल डिक्रीज जो हो रहा है 0.22 एंगस्ट्रॉम का हो रहा है, और ये जो स्टेडी डिक्रीज है आयनिक रेडियाई का जब हम LA से LU की तरफ जब जा रहे हैं, तो उसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका कॉज क्या है? कॉज 4f ऑर्बिटल्स की एडिशन हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन होगी। 4f की अगर शेप की बात करें तो ये डिफ्यूज्ड शेप के होते हैं, डिफ्यूज शेप के होते हैं, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा या पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, पुअर क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा और साइज डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सो ये कॉज है। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? सो अगर हम यहाँ पे देखें, ये क्या है? 3D एलिमेंट्स हैं, ये 4D सीरीज़ के एलिमेंट हैं, एंड ये 5D सीरीज़ का है। ठीक है, सो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं हमें पता है साइज़ इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं तो साइज़ इंक्रीज होता है। बट 4D से जब हम 5D की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, अब ये लेंथेनॉइड की एडिशन हो रही है, सो यहाँ पे इन दोनों का साइज़ या फिर इन दोनों का साइज़, इन सब के साइज़ कंपेरेबल होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ होते हैं। नेक्स्ट, अगर PT की बात भी करी जाए तो इनका साइज़ भी क्या होगा? कंपेरेबल होगा। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास इसकी कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट, अब फैक्टर अफेक्टिंग ऑन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो सबसे पहले तो आयनिक रेडियाई की बात करेंगे हम। आयनिक रेडियाई तो हमें पता है जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेंथेनॉइड सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगा क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आयनिक रेडियाई डिक्रीज होता चलता है। आयनिक रेडियाई क्या हो रहा है? यहाँ पे आयनिक रेडियाई लिखो, यहाँ पे लेंथेनॉइड्स लिखो, ये डिक्रीज होता जाएगा, स्टेडी डिक्रीज हो रहा है आयनिक रेडियाई जब हम यहाँ पे LA से LU की तरफ जब जा रहे हैं। बट मेटालिक रेडियाई के केस में, अब आयनिक रेडियाई क्या होता है? आयंस की फॉर्म में होगा, इसमें LN 3 पॉजिटिव की रेडियाई की बात कर रहे हैं। मेटालिक रेडियाई मतलब LN 0 है। ठीक है, मेटालिक रेडियाई भी डिक्रीज होता है, बट यहाँ पे आपको क्या बात याद रखनी है कि EU एंड YB के केस में एबनॉर्मल हायर मेटालिक रेडियाई आपको देखने को मिलेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? मेटालिक रेडियाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा याद रखना पड़ेगा। ये मेटालिक रेडियाई है, यहाँ पे वैसे तो डिक्रीज ही होगा, LA से LU की तरफ जब जाएंगे तब डिक्रीज ही होगा, बट EU एंड YB के केस में एबनॉर्मली हायर मेटालिक रेडियस आ रहा है। अब ये याद कैसे रख सकते हो आप? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से याद रख सकते हो कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है EU के केस में 4f7 6s2, एंड YB के केस में आपको फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है 4f14 6s0। ठीक है, सो उनका एबनॉर्मली मेटालिक रेडियाई जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप ये चार्ट देख सकते हो, एटॉमिक नंबर है, नेम है, सिंबल है। LN के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, LN 2 पॉजिटिव के लिए, LN 3 पॉजिटिव के लिए, LN 4 पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है।
Ln2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स आप 6s ऑर्बिटल से निकालोगे, 3 पॉजिटिव के केस में अगर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहाँ से निकालोगे, अगर उसके बाद आप f ऑर्बिटल से निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से निकालना है, 6s से, देन 5d से, देन 4f से। आयनिक रेडियाई का ऑर्डर एंड मेटालिक रेडियाई का आप ऑर्डर देख सकते हो। आयनिक रेडियाई तो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बट यहाँ पे मेटालिक रेडियाई के केस में EU, ठीक है, EU के केस में सडन इंक्रीज होता है एंड YB के केस में भी मेटालिक रेडियाई में सडन इंक्रीज होता है। सो ये बातें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, उसी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी लैंथेनॉइड के केस में लो होती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। और एक और बात आपको याद रखनी होगी कि हाफ एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा चाहिए होती है। ऑर्बिटल्स से अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन है आयनाइजेशन एंथैल्पी के कंपैरिजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो YB एंड TB, YB एटॉमिक नंबर 70 आएगा, TB का एटॉमिक नंबर EU का आपके पास 63 आता है, देन उसके बाद GD 64 एंड इसका 65 आता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आप लिख सकते हो 4f 5d 6s 4f 5d 6s। ठीक है, सो 54 में से 70 में से 54 गए, 60 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। सो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा। 54 में से 65 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। सो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। सो देखो पहला इलेक्ट्रॉन 6s से, उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी 6s से। अब यहाँ पे अगर देखें सो YB 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 4f 14 आएगी और यहाँ पे 4f 9 आएगी। अब ये फुली फिल्ड ऑर्बिटल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को फर्दर रिमूव करना है, क्योंकि हमें तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करनी है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी देन 4f 9 से। ठीक है, सो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी YB की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू TB। ठीक है, TB का एटॉमिक नंबर 65 भी होता है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। सो GD 64 एंड EU 63, यहाँ पे हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होंगे, 4f 5d एंड 6s में 2, D में 1, तो 7 में F में 7 आ गए। अब इसके केस में 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। सो 6s 2 आ जाएगा, ये 0 आएगा एंड यहाँ पे 7 आएंगे। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब यहाँ से हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव कराते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराते हैं तो 4f 7 एंड 5d 1 आ जाएगा। यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लो, 4f 7। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा एंड f 7 से रिमूव होगा। ठीक है, f7 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी EU की ज़्यादा होगी। ठीक है, सो सब क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर के ऊपर एंड इलेक्ट्रॉनिक। अब नेक्स्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा SM DY एंड LU की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम होती है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो लैंथेनॉइड्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। Ln3 पॉजिटिव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके। सो इनके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, और
जब हम La से Lu की तरफ जब जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, सो जिसकी वजह से SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। La के केस में 2.52 वोल्ट होती है आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, और Lu के केस में 2.25 वोल्ट होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अगर हम एक और बात यहाँ पे आपको याद रखनी होगी, क्योंकि लैंथेनॉइड इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, दैट मीन्स ये एक्ट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सो मोस्टली लैंथेनॉइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, और La से Lu की तरफ जब जाएंगे तो रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीज होगा, अगेन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिसिटी ऑफ लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड। बेसिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? साइज के ऊपर, जेड इफेक्टिव के ऊपर, कोवलेंट करेक्टर के ऊपर, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक करेक्टर के ऊपर, आयनिक करेक्टर। एंड जो लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड होते हैं ये ट्राइवेलेंट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, दे आर ट्राइवेलेंट आयनिक कंपाउंड्स। सो आप ऑर्डर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे Ln3 पॉजिटिव के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जिसका साइज बड़ा होगा वहाँ पे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सो आप देख सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और एक और बात याद रखनी है कि अगर आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और लैंथेनाइड का कोई हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, सो इसके केस में लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइड की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आयनिक करेक्टर का होता है एंड दिस इज कोवलेंट करेक्टर का। ठीक है, बट अगर कंपैरिजन में कोई S ब्लॉक के एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड है, लैंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड है, एंड P ब्लॉक के एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड है, मतलब आप मान सकते हो, अगर हम एग्जाम्पल ले, सो CaOH ट्वाइस होगा, LnOH ट्वाइस लिख दो सीधा, एंड थ्राइस AlOH का ट्राइस। तो सबसे ज़्यादा बेसिक S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड होंगे, क्योंकि इनमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा होता है। फजान रूल के अकॉर्डिंग आयनिक करेक्टर जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेसिक इन नेचर होंगे। ठीक है, सो ये हमने बेसिसिटी के बारे में भी देख लिया। आपको डायरेक्टली साइज के ऊपर जाना है, और ये बात याद रखनी है, ये वाला, ये आप याद रखो, ये S ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड, लैंथेनॉइड के हाइड्रोक्साइड एंड P ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड का कंपैरिजन आ जाए, सो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपके पास कुछ ऐसा। अब नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस अंडरगो हाइड्रोलिसिस और सॉल्वोलिसिस, उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी साइज के ऊपर डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, जितना छोटा साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी। तो डायरेक्टली आप ये याद रख लो बस, हाइड्रेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। ठीक है, सो अगर हम La से Lu की तरफ जाएं, तो हमें पता है यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रहा है, तो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, H2O का 6 एंड LuH2O का 6 दिया हुआ है। हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालना है, तो साइज किसका छोटा है? Lu का छोटा होगा, तो इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो ये ग्राफ भी आप लिख सकते हो। हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे आपके पास लैंथेनॉइड्स होंगे, La से Lu की तरफ जब जाओगे आप, वाटर के साथ मॉलिक्यूल की जब फॉर्मेशन होगी,
तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी भी साइज के ऊपर डिपेंड करती है। स्मॉलर साइज एलिमेंट जिनका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो स्मॉलर साइज एलिमेंट का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एबिलिटी। आपके पास एलिमेंट दिए हुए हैं LU, DY, GD एंड CE। ठीक है, तो हमें पता है कि साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी डिक्रीज होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी इस तरफ को इंक्रीज होगी। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी LU की ज़्यादा होगी, देन DY की, GD की, देन आपके पास CDM की आ जाएगी। नेक्स्ट अब कोऑर्डिनेशन नंबर। सो जितने भी लेंथेनॉइड्स होते हैं वो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर के ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है। जनरली 6 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और आपको फाइंड आउट करना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद शेप क्या आती है ये भी आपको पता करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हम देख रहे हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज मोनोडेंटेट लिगेंड, सो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 4 आ गया एंड 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए शेप होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब ये भी मोनोडेंटेट है, 6 सराउंडिंग एटम्स हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा और यहाँ पे शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आएगा। ठीक है, और शेप आएगी आपके पास ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट अब यहाँ पे दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ये क्या है, अब बाइडेंटेट लिगेंड है तो 6 + 7 कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास आ रहा है 7 कोऑर्डिनेशन नंबर आने पे अब शेप होती है मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म। ठीक है, मोनोकैप्ड। सो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा, पूछेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और यहाँ पे शेप क्या है। मोनोकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्म, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये 6 + 1 है, ये 6 आएगा +2। ठीक है, 6 + 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ गया और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर पे आपको यहाँ पे मिलेगी स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक शेप मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो दिस इज ऑल्सो बाइवेलेंट लिगेंड, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 8 ही आएगा, बट अगर HO दिया हुआ हो तो ये बात अब आपको याद रखनी पड़नी है कि HO अगर आपके पास एलिमेंट आ रहा है तो यहाँ पे शेप आएगी डोडेकाहेड्रल। ठीक है, क्या शेप आएगी, डोडेकाहेड्रल। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 9 होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 9 पे ट्राइकैप्ड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक आपके पास यहाँ पे शेप आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब यहाँ पे देखो दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड, सो 8 ये मोनोडेंटेट है +2, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 10 आ जाएगा और इसकी
शेप आ सकती है आपके पास बाय कैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। देन आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा, तो इसकी शेप आएगी आइकोसाहेड्रल। ठीक है। सो आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं।